एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा चलते हैं अभी पार्ट 2 में, जिसमें कि सी सेट का जो इस बार का आपका पेपर है उसकी मेंटल एबिलिटी को डील करते हैं। इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर करा है इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशंस, और इससे पहले 6 वीडियो 6 पार्ट्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। दैट इज रिगार्डिंग योर जनरल स्टडीज पेपर। तो उस पर टॉपिक वाइज जो है वो मैंने आपके हर एक क्वेश्चन की आंसर, उसके साथ साथ उसकी एनालिसिस करी है बेटा। और ये पार्ट्स में लाने का मकसद ये है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ये नहीं कि हम एक ही घंटे में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बच्चों को बहुत कम समझ आता है। तो हमें इतनी जल्दी नहीं है कि आपको आपके आंसर्स पता लगे, बिकॉज ऑलरेडी आंसर कीज तो आपको पता है मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी हैं और आप लोग भी काफ़ी हद तक कर चुके हो एनालिसिस। लेकिन क्यों ऐसा आया है, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है, इस वजह से अगर इसको लेके थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाई जाए तो आई फील लाइक दैट इज बेटर। इसी वजह से मैं इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपके सामने ला रही हूँ बेटा। बाकी तो दिस इज ऑल टू फैक्ट दैट आप इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी बोथ आर कंपैरेटिवली इजी दिस ईयर। मेंटल एबिलिटी भी आप भी करोगे मेरे साथ, बहुत टफ नहीं थी। इंग्लिश वाज क्वाइट ओके, और मैथ्स डेफिनेटली अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैथ्स में उन्होंने बढ़ाया है। बहुत ही प्रैक्टिकेबल और बहुत ही ज़्यादा लेंथी जो है वो आपका जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट इस बार उन्होंने दिया है। अभी आप देखोगे, अगर आपने मेरे हिसाब से मेंटल एबिलिटी को अच्छे से डील किया और इंग्लिश को अच्छे से डील किया, कुछ क्वेश्चन 3-4 अगर मैथ्स के कर दिए, इवन दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू जस्ट क्रॉस योर 33% मार्क्स। 33% इजीली आपके आ ही जाने थे, तो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और एग्जाम में भी मैं हमेशा समझा के भेजती हूँ कि इतना होबल्ला नहीं करना है आपको कि मैथ्स टफ आ गया, मैथ्स टफ आ गया। अगर आ भी गया तो कंपैरेटिवली बाकी के 2 एरियाज आपके बहुत ईजी आए हैं, तो आपको सिर्फ आपके मार्क्स से मतलब है, ना कि ये कि हम कितने क्वेश्चन वहाँ पे मैक्सिमम सॉल्व करके आ रहे हैं, सिंस इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो टेंशन फ्री हो जाओ, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। आई होप सो बहुत नेगेटिव आप वहाँ पे नहीं करके आए हो अपना स्कोर, और अगर नहीं किया है तो रिलैक्स करो, बिकॉज इतना टफ पेपर आपका नहीं आया है। तो मेंटल एबिलिटी भी देखते हैं स्कूल, बिकॉज अब तक बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको क्यूज पे क्वेश्चंस आते हैं, क्यूबॉइड पे क्वेश्चंस आते हैं, वैसा ही एक क्वेश्चन है, फॉर्मेट सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया गया है। नाउ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस। क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ कट्स के साथ अगर आपने करना है और 60 अगर आपके टोटल है, तो 60 का आप क्यूब रूट तो नहीं निकाल सकते। इन दैट वे ऑब्वियसली ये क्यूब नहीं हो सकता, तो ये किसकी शेप लेगा आपकी, ये क्यूबॉइड की ही शेप लेगा। आपको वाइड की शेप के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, ये 3 into 4 into 5 की पॉसिबिलिटी है इजीली हमारी। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हमारे पास 60 पीसेस में कट हो जाएगा। और ये आप 3 एक तरफ से 4 और 5, आपको पता है कि अगर हमने किसी भी क्यूब को या किसी भी पर्टिकुलर फेस को अगर डिवाइड करना है, अगर मैं इसके मान लो 3 पार्ट्स बनाना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कट्स लगाने हैं। 2 कट लगाने से मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। सो वहां पे अब आपको पूछ रहा है पहला कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो है इज 9 इस केस में लगेंगे, तो आपको चेक करना है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम अब इसमें 3 कट्स नहीं ले सकते। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कट्स रहे होंगे 2, प्लस 4 में डिवाइड करना है तो कट्स कितने रहे होंगे 3, 5 में डिवाइड करना है तो कट्स कितने रहे होंगे 4, 4 3 7 और 2 9। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में आपसे ये पूछ रहा है कि कितने पीसेस जो हैं उस पर कोई भी पेंट नहीं होगा, और हमें बेसिक फार्मूला पता है कि अगर हमें विदाउट एनी पेंट वाला फेसेस निकालने होते हैं तो हम हर एक फेस में से 2 माइनस कर देते हैं। तो अगर एक फेस में टोटल x है तो फॉर्मूला x - 2, दूसरा होता है फिर y - 2, और तीसरा फेस यहाँ पे z - 2 है। वैल्यू फिल करेंगे तो ऑब्वियसली 3 - 2 हो गया ये। नाउ दिस इज योर 4 - 2 एंड दिस इज योर 5 - 2। तो 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 क्या हो गया 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 ही हमारे जो है वो अनपेंटेड होंगे। सो इन दैट सेंस सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा सी जो है वो इजीली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनइक्वालिटीज को लेके बेटा। तो पहले मैं आपसे ये पूछ रहा है, ये रिलेशनशिप दिया है और वो पूछ रहा है कि इसमें बी बड़ा है हमेशा क्या ई से, ये बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बी कहाँ पड़ा है। बी ये रहा और ई है यहाँ पे हमारे पास। तो इनमें देखते हैं कि कहीं पे कोई कॉमनैलिटी है जिसे हम देख पाए। तो हमें ये बता रहा है कि B जो है वो बड़ा है C से, ठीक है, पर C जो है वो छोटा है D से। अब B C से बड़ा है
और डी सी से छोटा है। इससे हम ये कैसे बता सकते हैं कि बी और डी का आपस में कैसा संबंध है, राइट? ये ठीक है कि बी भी बड़ा है सी से और डी भी बड़ा है सी से, लेकिन बी और डी आपस में किस तरह से है ये नहीं हम बता सकते, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेक हो रहा है, तो इससे आगे हम किस तरह से जाएं? बिकॉज आगे हमें फिर से डी और ई के बीच में पता है, डी आपका छोटा है ई से, ई छोटा है एफ से, लेकिन डी और एफ का आपस में रिलेशनशिप नहीं पता लग रहा। तो जब इन बिटवीन लिंकेज ही नहीं है हमारे पास, तो हम डी और ई का रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बता सकते, राइट? इसी तरह से ही फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग हो जाती है। और अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। अब इसमें बताना है हमें कि क्या S इज ऑलवेज लेस देन V है, क्या S जो है वो V से हमेशा कम है। तो S और V का सिर्फ इसी को फोकस करेंगे। तो देखते हैं कि S जो है वो इक्वल टू T है, ठीक है, मान लेते हैं T जो है वो छोटा है या इक्वल है U से। अब S और T इक्वल है और T इक्वल है U से या T छोटा है U से, इससे हमें ये कैसे पता लग सकता है कि S और U का आपस में कैसे रिलेशनशिप है। तो जब S और U का नहीं पता लग रहा तो उससे आगे हम V तक भी कैसे जा सकते हैं। तो इन बिटवीन आपका इंटरलिंकेज ही ब्रेक हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। इन दैट सेंस इसका आंसर हमारा D हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 वाला। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है जो कि मिसिंग नंबर है आपका और बहुत ही इजी सीरीज है। 24 गैप है, देन 12, 18, 36 एंड 90। तो थोड़ा सा देखें तो 12, 18, 36 से थोड़ा सा तो समझ आ रहा है, 18 का डबल और ये आपका जो है वो 1.5, और इसी को ही हम क्लू ले सकते हैं। तो 24, अगर 24 को यहाँ पे जो है 24 को हम 24 को यहाँ पे अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 किया। अब उसके बाद आपका x के बाद अगर हम यहाँ पे 12 लेते हैं, अगर x की जगह पे 12 आ जाता है तो 12 रिपीट हो रहा है। तो 12 रिपीट कैसे हो सकता है? अगर हाफ का गैप है तो नेक्स्ट हम 1 का गैप कर सकते हैं, मतलब हम 12 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास 12 आता है। अब 18 कैसे हो सकता है? 12 को अब हम हाफ 1, अब 1 के बाद फिर ऑब्वियसली 0.5 से इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 1.5। दैट मीन्स क्या है, 3/2। तो अगर हम 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 6 12, 6 3 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 18। आगे एक और चेक करके आप इसी तरह से देख सकते हो कि क्या बात हमारी बन रही है, बिकॉज अब 1.5 की जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डबल। तो 18 का यहाँ पे हम अगर डबल करें तो क्या 36 हमारा बन रहा है, यस बन रहा है। तो ये हमारी सीरीज यही चल रही है। इन दैट सेंस हमारा जो आंसर है बी यहाँ पे होगा 12 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन मिसिंग नंबर ही है, कैलेंडर से चूज कर लिया, बस उसकी जगह पे कैलेंडर के आपको मंथ जो है वो लिख के दिखा दिए और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि ये x की जगह पे और y की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप वैसे ही नोट डाउन करें, यहाँ पे जिस बच्चे ने भी सॉल्व किया है वैसे सही मेथड ही अडॉप्ट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम जब जैन बोल रहे हैं तो फिर से जनवरी है, दैट मीन्स कि अब हम उसके बाद क्या आ रहा है, दिसंबर। तो जनवरी और इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा 0 गैप है। अब जनवरी से हम दिसंबर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या गैप है, इसमें मैं JN ही कर देती हूँ। तो हमारा हम क्या चले गए, एक पीछे चले गए। उसके बाद दिसंबर के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, अक्टूबर। तो दिसंबर से पहले हमारे पास क्या आता है, नवंबर, और नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर। तो ऑब्वियसली एक पहले हम पीछे गए, अब एक छोड़ के हम उससे जो है वो 2 पीछे चले गए, तो ये हमारा यहाँ पे -2 का गैप है। और अक्टूबर के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x का मतलब क्या है कि हमें कितना जाना है पीछे, हमें जाना है पीछे -3। अब जब हम -3 जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अक्टूबर से पहले चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सितंबर, राइट। उसके पहले क्या आता है हमारे पास, अगर हम बैक में जाएं तो अगस्त। अगस्त से पहले हमारे पास क्या आता है, जुलाई। तो अब एक छोड़ के एक यहाँ पे लिया था, हम सितंबर छोड़ देंगे, अगस्त छोड़ देंगे, हमारे पास क्या आना चाहिए, जुलाई। तो ऑब्वियसली एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, जुलाई। तो इसी तरह से ही अब आप बैक में और जाइए, क्योंकि ये हमारा -3 हो चुका है, तो अगली बारी हमारे पास क्या है, -4 की। अब जुलाई से फिर से हम पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे फिर हमारा जुलाई से पहले क्या आ जाता है, जून। जून से पहले क्या आ जाता है, मई। मई से पहले क्या आ जाता है, अप्रैल। अप्रैल से पहले क्या आ जाता है, मार्च। हमें -4 मतलब कि 4th को चूज करना है। 1 2 3 4 हमने छोड़ के किया, तो ये हमारा 4th में क्या आ गया, मार्च। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। बस इसी थ्योरी को ही आप फॉर्मुलाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा। सो जुलाई एंड अप्रैल, बी जो है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा है 40th क्वेश्चन। ये भी अगेन मिसिंग नंबर है, मिसिंग सीरीज है और बहुत ही इजी है बिकॉज आपको पैटर्न साफ नजर आ रहा है। एक बार नजर मार के देख लेते होते हैं कि क्या चीज हमें रेपिटेशन में इजीली दिख रही है। एक तो हमें इसमें सी ट्रिपल सी नजर आ रहा है, एक हमें ट्रिपल बी नजर आ रहा है, तो उसके चांसेस हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने के। तो इसमें ए बी, बी के बाद डैश है, क्योंकि हमें ट्रिपल डबल बी दिख रहा है तो क्यों ना हम इस बार एक बार बी भर के देखें। उसके बाद फिर हमारे पास सी है, फिर उसके बाद हमारे पास डैश है। तो अगर डैश है तो ट्रिपल सी हमें दिखा तो क्यों ना हम इसके अंदर सी भर के देखें। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ए के बाद फिर डैश है, फिर है बी, दैट मीन्स कि बी डबल हो सकता है तो हम बी भर के देखते हैं। फिर उसके बाद सी तीनों दिख ही रहे हैं, एंड देन गैप है और फिर है बी। और आपको पता है हर बार बी से पहले ए आने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली ए है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी और एक मिसिंग है और एक सी है, तो उसके मतलब सी दोबारा आने के चांस हैं। इन दैट सेंस हमारे पास ये क्या बन रहा है, बी सी बी एंड ए सी। तो बी सी बी ए सी यहाँ स्ट्रेट नजर आ रहा है, सो सी इज योर राइट आंसर। और बहुत ही इजी पैटर्न आपको यहाँ पे इनफैक्ट उसने पूछा था। आगे आपका है एक क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशंस वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। P इज ब्रदर ऑफ Q। P हमारा जेंडर पता लग रहा है, हम मेल के लिए ट्रायंगल ले लेते हैं, तो P जो है वो Q का ब्रदर है, लेकिन Q मेल है या फीमेल है नहीं पता। और आगे क्या है, एंड R भी है, R का भी ब्रदर है, अगेन R का भी हमें जेंडर यहाँ पे नहीं पता है। देन S इज R's मदर। S जो है वो R की मदर है, S का जेंडर हमें पता लग गया, S R की मदर है, दैट मींस इन सबकी भी वो मदर डेफिनेटली है। T इज P's फादर। T जो है वो P के फादर है, यहाँ पे भी हमें जेंडर पता लग गया, तो ये हमारा कपल है, इन सबके जो है ये ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। S and T आर कपल डेफिनेटली है। Q इज T's सन, नहीं Q का हमें जेंडर नहीं पता, सन है या डॉटर है हमें ये नहीं पता। T इज Q's फादर, हाँ है। S and P, S इज P's मदर, S जो है वो P की मदर है, यस जेंडर पता है हमें। S and T's, R इज T's डॉटर, R T की डॉटर है, अब ये डॉटर भी हो सकता है सन भी हो सकता है, इस वजह से नहीं पता। P इज S सन, P जो है वो S का सन है डेफिनेटली, बिकॉज P का जेंडर हमें पता है। कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 2 3 4, तो ओनली 4 जो है C यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, नो को क्या दे रहा है 2 1 0, ऑब्वियसली प्लेसिंग का क्वेश्चन है। अब एन का मतलब हमारा कौन सी लेटर होती है, एम एन, मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे क्रॉस हो रही है 13 और 13 26, एम के नीचे आना था, तो एन हमारा जो है वो 14th लेटर है। एम एन ओ साथ ही बड़ा है, तो वो कौन सा है, 15th लेटर है। 14 और 15 से आपका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप 14 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 210। तो पता लगा कि इनकी जो प्लेस है वो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है। आगे जाके भी उसने मल्टीप्लाई को बड़ा इजी बना दिया, बिकॉज उसको ही वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रहा है नॉट, तो नॉट के अंदर यहाँ पे आता है हमारा 14, इधर आता है 15 और टी हमारा आता है 20। इन सबको मल्टीप्लाई करें, अब दोबारा से करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 14 और 15 की मल्टीप्लाई हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 210। हमें सिर्फ 210 को 20 से ही मल्टीप्लाई करना है। 21 का डबल करेंगे तो 42, 2 जीरोस उसके साथ लग जाएंगे, तो ये 4200 हमारा यहाँ पे बन रहा है। सो इट्स क्वाइट इजी, बिकॉज इसी पैटर्न को ही जस्ट आपने आगे बढ़ाना है, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इसको ही देखो, जब आपको वो नोट की बात कर रहा है तो नोट तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, उसमें ई लग गया है, दैट मीन्स हमारे पास 4200 तो है ही। अब ई हमारा 5th नंबर पे है, इसको 5 से सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10, 4 5 20 और 21 आ गया और जीरोस लग गई, तो ये हमारा सही जो है वो बन रहा है। इन दैट सेंस अब आप इसी को ही आगे कंटिन्यू कर लोगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो आपको जस्ट एस का जो है वो नंबर देखना है कि प्लेसिंग में कहाँ पे आता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, MNOP QRS T 20 होता है, S क्या होता है हमारा 19, T से पहले है S, है ना। तो 19 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट अप विद 39900 एज योर आंसर। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन, अगेन मेंटल एबिलिटी इज क्वाइट इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगेन कोडिंग डिकोडिंग है। तो फ्रांस को देखो, सबसे पहला मेथड यही होता है कि आप फटाफट लिख के देखो, और अगर यहाँ से भी देख सकते हो तो इट्स क्वाइट गुड, यहाँ से भी हम देख के कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 3 2 1, ये हमारा जो है फर्स्ट वाले का कोड है 3 2 1।
अब उसके बाद है जर्मनी, GERMANY, और ये है हमारा 91584337। अब आप ये चीज नोट करोगे कि कोई भी प्लेसिंग नहीं है किसी भी तरह की, कोई एडिशन नहीं है, लेकिन जो अल्फाबेट्स इधर यूज हो रहे हैं उसमें से ही अल्फाबेट्स निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें यमन बताना है, तो यमन वाले अल्फाबेट्स आपको ऊपर से ही कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे Y भी नजर आ रहा है, M भी नजर आ रहा है, E रिपीट नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्लेसिंग का क्वेश्चन है। तो Y के लिए अगर यहाँ पे ऑब्वियसली सीधा भी कर सकते हैं, Y के लिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 ही होगा। उसके बाद फिर हमारे लिए E है, तो E के लिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट इज योर 1, तो 1 होगा। M के लिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, M इज योर 8, तो ये है 8, सो 7 1 8, यहीं तक देखने की जरूरत थी, तो D यहाँ पे हमारा स्ट्रेट वे आंसर हो जाएगा। सिंपली प्लेसिंग, जो यहाँ पे जिसके अल्फाबेट के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका बेसिकली कोड यहाँ पे यूज हो रहा है। मिलती वाला हमारा क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। मैंने इससे ज्यादा इजी सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं देखे। 1 3 6 11 थोड़ा फोकस करेंगे। 1 और 3 के बीच में गैप हमारा 2 का है, 3 और 6 के बीच में 3 का है, उसके बाद 6 और 11 के बीच में हमारा 5 का गैप है, उसके बाद 11 और 18 के बीच में हमारा 7 का गैप है। दिख रहा है 2 3 5 7, मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो आपकी ये सीरीज बन रही है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 है, देन 5 है, एंड देन आपका 7 का गैप है। सो इन दैट सेंस अगर हम प्राइम नंबर में जाएं तो 2 3 5 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आना चाहिए, दैट इज योर 11। 18 में से 11 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 29। सो सी इज योर आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा यूपीएससी के लिए नए किस्म का क्वेश्चन है, बिकॉज ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में अब तक नहीं आए। ये ज्यादातर आपका जो है वो स्टैंडर्ड कैट या मैट वाला स्टैंडर्ड है, वहां पे इस तरह की मेंटलिटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन में भी थोड़ी क्लैरिटी की कमी है। एनीवेज, जो जनरल रूल्स हैं अगर उसको फॉलो करते हुए हम देखें तो इसमें मेनली ये स्टेटमेंट होती है कि डबल नेगेटिव जहाँ पे है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो मोबाइल फोन चोरी हुआ, 3 सस्पेक्ट्स हैं, तीनों में से जो है नोइंग दैट एक ही आपका गिल्टी है, इनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने बताना है कि कौन गिल्टी हो सकता है। तो यहाँ पे रूल ही फॉलो करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, अदरवाइज तो उसका आंसर कांट भी कंक्लूडेड करेंगे हम। लेकिन रूल में बस यही है कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर 2 बार नो है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यू ने कहा आर ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, आर ने कहा मैंने नहीं किया और मुझे नहीं पता, तो 2 आपके नो आ चुके हैं, तो नो नो वाली स्टेटमेंट हम रिजेक्ट करते हैं। एक यस और एक नो वाली स्टेटमेंट हो तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे उसने कहा पी ने कि मैंने नहीं किया, तो क्यू ने किया है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली स्टेटमेंट है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जिसका नाम लग रहा है उसको हम बोलेंगे सो इन दैट सेंस क्यू ने स्टोर किया, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे आंसर बी होगा। बट रियली नहीं पता कि यूपीएससी इसमें क्या आंसर बताने वाली है और कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। क्वेश्चन में भी थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, थोड़ा इसमें और जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि हम मान के चलते हैं कि सारे गलत बोल रहे हैं तब हम इसका आंसर करते, बट वो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दी गई। सो इन दैट सेंस इसका आंसर बी हो सकता है, बट सच में बताऊं तो नहीं पता यूपीएससी कौन सी मेथड को यहाँ पे फॉलो करने वाली है, ये हमें इस साल के बाद यहाँ पे पता लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेटली आपका कंबाइन करके थोड़ा माइनस हो सकता है स्कोर, वी नेवर नो इसका आंसर फाइनली क्या मतलब बताएंगे यूपीएससी वाले। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इजी है, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बार बार पढ़ के। तो 3 टीम्स है PQR participated in a tournament in which team play with one another exactly once। तो इसका मतलब PQ का मैच होगा, देन आपका PR का मैच होगा और आपका QR का मैच होगा। अगर स्टेप वाइज ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले हम PQ ले लेते हैं, PQ का मैच होगा आपका, उसके बाद आपका QR का मैच होगा एंड देन आपका PR का जो है वो मैच होगा, बिकॉज एक ही बार ही मैच होने हैं। उसके बाद बोल रहा है कि a win fetches a team 2 points। अगर कोई जीतता है तो 2 नंबर मिलते हैं, एंड ड्रॉ होता है तो 1 नंबर मिलता है, और जब कोई हारता है तो कोई नंबर हमें नहीं मिलता। उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें ये बता रहा है कि a team gets each team scored exactly 1 goal। हर एक टीम ने एग्जैक्टली सिर्फ एक ही गोल किया है, एक से ज्यादा गोल नहीं किया। तो द
द टीम P गॉट 3 पॉइंट्स, ये हमें पता लग रहा है कि P के पक्का 3 पॉइंट्स हैं, 2 के जो है Q के जो है वो 2 पॉइंट्स है और R के जो है यहाँ पे हमारे पास 1 पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। पहले हम ये देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या मतलब बनता है। पहले वाले में देखते हैं, रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन P एंड Q इज ड्रॉ विद 0-0। तो P और Q के अंदर अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनका ड्रॉ हो रहा है और P और Q का अगर आपका ड्रॉ हो रहा है तो P का आपका यहाँ पे 0-0 पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे बोला है ड्रा विद द स्कोर 0-0 और P के और Q के अगर यहाँ पे 0-0 स्कोर है तो देखते हैं कि क्या ये सेटअप हमारे पास बनता है, ये हमें करके देखना है। दोनों को अगर ड्रॉ मिल रहा है तो फिर दोबारा मैं यहाँ पे करती हूँ कि इससे P के पास 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ से हमें 1 नंबर 1 पॉइंट मिलता है और फिर उसी हिसाब से ही हमें Q को भी जो है यहाँ पे इससे 1 नंबर हमारा मिल रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन क्या बनता है इसके अलावा कि ये सेटअप हमारा सही बैठे, ये हमें चेक करके यहाँ पे देखना होगा बेटा। अब यहाँ पे 0-0 है, एक तो स्कोर इनको करवाना ही है हमें, तो अब देखते हैं कि कहाँ पे हम इनको स्कोर करवाएं। तो P का स्कोर जो है वो हम कर लेते हैं जहाँ पे P है, बिकॉज P के स्कोर को बढ़ाना है। P ने यहाँ पे अगर 1 अपना जो है वो स्कोर कर दिया तो यहाँ पे R को है 0 मिलेगा, तो P यहाँ पे जीत जाएगा। P यहाँ पे जीत जाएगा तो P को यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे और P की हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है सिचुएशन, P के हमारे 3 बन जाते हैं और R का हमारे पास यहाँ पे स्कोर नहीं हुआ है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R को भी एक तो बनाना ही बनाना है स्कोर और Q का भी अभी तक नहीं बना, तो Q को भी यहाँ पे स्कोर बनाना ही बनाना है। इन दैट सेंस ये दोनों के दोनों इनका ये हमारी सिचुएशन भी सही हो गई कि हर किसी को स्कोर करना है एग्जैक्टली 1, सबका एग्जैक्टली 1 स्कोर हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास हो गया है ड्रॉ, इस ड्रॉ होने से यहाँ के पास इनके पास जो है वो नंबर आ गए हैं 1, तो अब Q का ड्रॉ हुआ तो Q को भी 1 मिल गया, 1 + 1 2 और यहाँ पे R को भी 1 मिल गया, R को यहाँ तक पहले मिला ही नहीं था तो R को 1 मिल गया, तो आगे पास 1 आ गया, तो हमारी सिचुएशन सही हो रही है। सो ये बात हमारी सही है कि रिजल्ट ऑफ मैच बिटवीन P एंड Q इज ड्रॉ विद स्कोर 0-0, ऐसा पॉसिबल है। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय R अगेंस्ट Q, R के जो स्कोर है अगेंस्ट Q डेफिनेटली 1 है, हाँ है बिल्कुल, तभी ये सेटअप बन सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, इन दैट सेंस हमारा सी जो है यहाँ पे आंसर होगा। इजी था, सिर्फ थोड़ा सा आपको लिख के ये करना पड़ेगा। 75th क्वेश्चन है, ये आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगेन। There are 7 places A, B, C, D, E, F, G in a city connected by roads and all. A is 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B, तो A जो है B के A जो है वो 6 किलोमीटर साउथ है एंड A is 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C, तो A जो है वो C के 10 किलोमीटर वेस्ट है, A C के वेस्ट है। देन D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, D और E हमें नहीं मिले, इस बात को थोड़ा सा हम रख लेते हैं। C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D, C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D, C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D, तो D के नॉर्थ है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये आपका 6 किलोमीटर हो जाता है। एंड F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, B हमारे पास है 9 किलोमीटर वेस्ट F, तो F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, तो हम यहाँ पे जो है वो F लगा सकते हैं, दैट इज F is 9 किलोमीटर, F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B एंड D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, तो D और E का D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, इसको हम सेटल कर सकते हैं, D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, ईस्ट ऑफ E इसका मतलब E हमारा यहाँ पे कहीं होगा, तो ये 5 आ जाएगा। सो होल्ड ऑन, D is 5 किलोमीटर इस तरफ लगाएंगे हम, D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, 5 का मतलब ये 10 है, इसका मिड कर देते हैं, तो यहाँ पे लाइन हो जाएगा आपका, तो इस लाइन को करेंगे हम D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, ये हमारा E है, इधर हमारा D है, ठीक है। तो E 5 किलोमीटर, D जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है E के, तो ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर। कंटिन्यू करते हैं ना, F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, G के नॉर्थ में है F 12 किलोमीटर, तो ये हम देखें, ये भी हमारा 6 था, ये भी हमारा 6 था, तो ये आपकी पूरी एग्जैक्टली लाइन इतनी ही बन जाती है। और ये हमारा क्या है, दैट इज F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, तो ये हमारा है G और ये भी हमारी लाइन 12 है, ये भी हमारी लाइन 6 और ये 6 इन दैट सेंस ये हमारी 12 है, तो हमारा पूरा सेटअप यहाँ पे पूरा अच्छे से बन रहा है। एंड अब अगर हम इसको भी लिंक कर सकते हैं इन दैट सेंस
बिकॉज अगर ये हमारी लाइन पूरी 12 है तो ये लाइन भी हमारी 12 है, और ये अगर 9 है तो इधर भी 9 है और इधर भी हमारा 5 है। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं पैरेलल लाइंस में। नाउ पूछा क्या है इसने, that a person travels from D to F through these roads, what is the distance covered by the person। ना मैक्सिमम पूछा है ना मिनिमम, तो आपको दोनों ट्राई करने पड़ेंगे। तो जाना कहाँ है, A person travels from D to F, तो हमें D से लेके कहाँ तक जाना है, F तक जाना है। दोनों रास्ते हैं, दोनों ही देख सकते हैं कि हम कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो D में अगर हम देखें 6 प्लस देन 10 देन प्लस 6 एंड देन प्लस 9 हमारा बनता है। इसको अगर हम ऐड करके देखेंगे, और दूसरी तरफ हमें इस तरफ से भी हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और ये हमारा बन जाता है इन दैट सेंस, क्योंकि ये अगर हमारा इस तरफ 5 है और ये हमारा पता नहीं हमें, लेकिन ये टोटल कितना है। दिस इज योर 10 एंड दिस इज 9, 19 है। तो 19 में से अगर हम यहाँ पे 5 को माइनस कर देते हैं तो दिस इज योर 14, और इसको भी अगर आप अलग से ऐड करोगे, नाउ दिस इज 14 प्लस 12, राइट, ये आपका, और इधर हमें डी से जाना है, प्लस हमारा 5 भी है। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल एंड अप विद 31 ईच। तो 31 किलोमीटर इधर से भी और 31 किलोमीटर इधर से भी, इन दैट सेंस हमारा सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर 76 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन इजी है। 64 इज रिटन एज 343, आप एक बार ऊपर नीचे लिख कर देखो, आपको सेंस बनती है। देन 216 जो है दैट इज रिटन एज 729, एंड 512 का जो है वो आपको बताना है। तो 64 और 343 के अंदर आप देखो, आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ लिंकेज यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। क्यूब्स में, बिकॉज नीचे वाले क्यूब्स है तो इसको हम डेफिनेटली क्यूब्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 4 जा, ठीक है, 16 4 जा, तो ये हमारा 64 बन जाता है, और ये हमारा हमें पता ही है दिस इज योर 7 क्यूब। अब आगे जाके इसमें देखिए तो ये हमारा क्या है, 6 का क्यूब, और ये हमारा 512 के अंदर अगर हम देखिए तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, 8 का क्यूब। और अब यहाँ पे 7 है, 9 है, तो अब इसकी टर्न आनी चाहिए 11 की आनी चाहिए हमारे पास टर्न। तो 11 का क्यूब जो हम करेंगे दैट इज योर 1331, दिस इज योर राइट आंसर हियर। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन थे बेटा आपके मेंटल एबिलिटी के, जो कि बहुत 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 इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल भी टफ नहीं थे। जबकि मेंटल एबिलिटी का भी अगर हम लेवल देखें तो अगर आपको कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस डाल देते, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस डाल देते, तो काफ़ी आपका डिफिकल्टी लेवल राइज हो सकता था, जो कि यहाँ पे नहीं है। और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे मेंटल एबिलिटी सही भी करके आए हैं, सिर्फ एक वो आपके थीफ वाले क्वेश्चन को छोड़ के, बिकॉज उसके बारे में किसी को भी सर्टनली नहीं पता है कि आंसर क्या यूपीएससी करने वाली है। तो आई होप आपको, जिनको नहीं भी अगर आया तो वो समझ सकते हैं, और वो जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी पता चल गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बट अंडर एस्टिमेट मत करना, इस बार मेंटल एबिलिटी ईजी आई है, अगली बार टफ भी आ सकती है, तो इस वजह से इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सो ये आज के लिए, और इसके बाद मैथ्स की जो है वो नेक्स्ट में पार्ट लेके आने वाली हूँ, और आप अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी करते रहो। साथ साथ नए स्टूडेंट्स हैं वो इस एनालिसिस को भी देखो, पुराने वाले जस्ट एक बार देख लो और अपना जज करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। दैट्स एनफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपनी फीडबैक आप जरूर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू अगेन।